सोवियत सिस्टम किस तरीके का था, ठीक है। हाउ वाज द सोवियत सिस्टम, ये जो है ना, हाउ वाज द सोवियत सिस्टम, आपको जब भी ये लिखने को आए ना, एक तरीके से आपको यहाँ पर ना, ये जो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉजेज है, ये कॉजेज है। जब भी आपसे है ना कि वाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, बहुत तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड में इसके पिछले 10 साल में। व्हाट वर दी प्रॉब्लम्स इन यूएसएसआर, जिसकी वजह से यूएसएसआर कोलैप्स हुआ। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप ना एक वर्ड देखोगे, एक लाइन, एक वर्ड आता है इंग्लिश का, आपने सुना भी होगा वैसे इसको, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर। क्लास के अंदर या कहीं पर भी आपने इसको सुना होगा कि अक्सर ये वर्ड यूज होगा चैप्टर के अंदर। अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है, पुराना यूएसएसआर। आज के टाइम में तो यूएसएसआर है ही नहीं, आज के टाइम में तो रशिया है। तो जब हम शॉक थेरेपी के टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, याद रखना, कोल्ड वॉर के चैप्टर 1 से लेकर अभी तक रशिया वर्ड यूज नहीं हुआ है। अभी हम जानते ही नहीं है कि रशिया क्या है, अभी यूएसएसआर ही है। हाँ, 25 दिसंबर 1991 के बाद होगा। तो सोवियत सिस्टम था कैसा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या थी इन सिस्टम के अंदर, सोवियत यूएसएसआर के अंदर। तो यही जाकर बनेंगे कॉजेस, कि डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ, क्यों हुआ यूएसएसआर का, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के पीछे कॉजेस क्या थे। तो ये जो कॉजेस थे ना कोल्ड वॉर का, मतलब क्या था, यूएसए और यूएसएसआर की पावर, बायपोलर वर्ड। तो खत्म होने का मतलब क्या, इसका खात्मा, इसका विनाश यूएसएसआर का। तो एक बार बताओ, कोल्ड वॉर के खत्म होने के पीछे, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर के पीछे कॉजेज यही तो बनेंगे ना, बताना जरा, यूएसएसआर की प्रॉब्लम, और क्या बनेंगे बताओ। समझ रहे हो, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। बंदा पता क्या सोचेगा, कोल्ड वॉर उसने सुना, इतना रट्टूबाज होते हैं लोग, वो अपना दिमाग चैप्टर 1 के बाहर सोचेंगे ही नहीं। ये चैप्टर 1 में तो दे ही नहीं रखा कोल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ। अरे उल्लू, अपना दिमाग लेकर जा, चैप्टर 1 में कोल्ड वॉर खत्म होता हुआ दिखाई ही कहाँ है तेरे को, वो तो सेकंड चैप्टर के अंदर दिखाया है ना। और कोल्ड वॉर तो थर्ड चैप्टर तक चल रहा है, इस चैप्टर के एंड तक चलेगा। और थर्ड चैप्टर डिसाइड कर देगा दोनों सुपर पावर में से अमेरिका जो है वो हेजीमन पावर बनकर आया। तो यहां पर सोवियत सिस्टम था कैसा, उसको सीखते हैं, ध्यान से सुनना सारे के सारे पॉइंट्स। जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक था, यूएसएसआर जो था, सबसे पहले ये जानते हैं आया कब। ये पूरा का पूरा हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, बर्थ ऑफ यूएसएसआर से लेकर उसकी प्रॉब्लम जो भी थी। यूएसएसआर, ध्यान से सुनना, 1917 में उसका जन्म होता है, जब रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया था जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। इस टाइम पे लीडर थे रशिया के, लाइक लेनिन, स्टालिन। इसका पूरा नाम था लेनिन का, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन। इट इज अ रशियन नेम, व्लादिमीर इलिच उल्यानोव लेनिन, ठीक है। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यहां पर हुआ 1917 के अंदर। इससे पहले आपको जानकर एक ताजुब होगा कि यूएसएसआर के अंदर कैपिटलिज्म था, पता है। ये रेवोल्यूशन हुआ और सोशलिज्म आ गया। अच्छा, ये रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन आप जानते हो ना क्या होता है, बड़े लेवल पे जब चेंज आता है पूरे की पूरी कंट्री या फिर सोसाइटी लेवल पर, उसमें तो देखो, रेवोल्यूशन जो था ये इंस्पायर्ड था बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, ठीक है। और ये बिल्कुल अपोजिट था एज कंपेयर टू कैपिटलिज्म, ठीक है। और यहां पर सोशलिज्म इसलिए आया, सोशलिज्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 11th क्लास में हमने सीखी थी ना आइडियोलॉजी, यहां पर हम लोग मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ये वर्ड याद रखना, पीएसआईआर में कशिश बहुत काम आएगा और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से कनेक्टेड होता है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब समझे कशिश, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ज्यादा से ज्यादा खुशियां बटे। और ऐसा माना जाता है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ सोशलिज्म के अंदर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म के अंदर जो 3 क्वेश्चंस होते हैं कशिश समक्ष, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, वो सरकार आंसर करती है इसका। इसका मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसका डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी होती है वो सरकार होती है। और आपको हमेशा पता होता है, हम जो बेसिक नेचर डिस्कस करते हैं, सरकार का पर्पस ये होता है मासेस का वेलफेयर करना, या ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस करना। जबकि कैपिटलिज्म का हमेशा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि किस तरीके से अमीर लोगों को और अमीर बनाया जाए, गरीब को और गरीब बनाया जाए। तो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी कभी नहीं आ पाती है, और इक्वालिटी को हम लोग पीएसआईआर में क्या बोलते हैं, इगैलिटेरियन नेचर की सोसाइटी कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो पाती है, बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। तो ताकि गरीबों का भला हो, लेबर क्लास का भला हो, तो एक वेव चली थी रशिया के अंदर,
1917 में, कि ये ना अमीर लोग जो हैं ये इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करके बैठे हैं, अपना फायदा देखते हैं। तुम कितने घंटे काम करते हो और तुम्हें वेजेस मिलती हैं इतनी सी, और उनका, और वो तुमसे काम करवाते, तुम्हारा पसीना निकलवाते हैं, वो सारा का सारा पैसा वो रख के बैठे हुए हैं। लेट्स चेंज द डेस्टिनी, लेट्स चेंज द सरकमस्टांसेस। तो एक रेवोल्यूशन आया, ठीक है। तो ये सब लोग जो है ना, कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, स्टेलिन हो गए, रशिया के जितने ये फिलोसफर्स हो गए उस टाइम के, ये जो रेवोल्यूशन लेकर आए, दे वर वेरी मच मोटिवेटेड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है वो उसी से स्टैब्लिश हो सकती है। ये एक सबसे बड़ा अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। ये रशियन रेवोल्यूशन की भी बात हो रही है, याद रखना कशिश समक्ष, अभी उसकी बात नहीं हो रही है कि किस तरीके से हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। यूएसएसआर के नेचर को डिस्कस कर सकते हैं, अभी इसकी बात नहीं हो रही है। अभी सिर्फ हम लोग ये सीख रहे हैं कि बर्थ कैसे हुआ यूएसएसआर का। यूएसएसआर का बर्थ हुआ नंबर 1 पॉइंट रशियन रेवोल्यूशन से। कब हुआ रशियन रेवोल्यूशन? 1917 के अंदर। किससे इंस्पायर्ड था? बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। और मकसद क्या था? इगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करना, ताकि रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम रहे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, कि किस तरीके से ये लोग कैपिटलिज्म से चिढ़ते थे ना, सोशलिज्म और कम्युनिज्म आइडियोलॉजी वाले कशिश समझ कैपिटलिज्म से चिढ़ते थे ना, तो इन्होंने ये डिसाइड करा कि किस तरीके से हमें एबॉलिश करना है प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशंस को, और कॉन्शियसली एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो, यानी कि वही वाली बात है, ऊपर वाली बात, इगैलिटेरियन नेचर की सोसाइटी स्टैब्लिश करना है। ये सब करते करते जो यूएसएसआर के लीडर्स थे, जब उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन से सक्सेसफुली कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस दी सबसे पहले स्टेट को। स्टेट का यहाँ पर क्या मतलब है? प्राइवेट लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। स्टेट का यहाँ पर यह मतलब है दे गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। इसलिए मैंने अभी आपको बताया ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस के डिसीजंस को सरकार आंसर करेगी। यहाँ पर प्राइवेट लोगों को ज्यादा लिबर्टी नहीं दी गई कि तुम अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज को चलाओ, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के बारे में सोचो। और यहाँ पर जो स्टेट था उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम फिर कैसा इमर्ज होकर आया जब सोशलिज्म और कम्युनिज्म यहाँ पर आए? तो सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वहां पर एक पार्टी थी यूएसएसआर में जो सबसे पहले आई, जिसका नाम था द कम्युनिस्ट पार्टी। द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये ना क्या होता है, देखो सोशलिज्म के अंदर सब कुछ आपको सरकार के अंदर सरकार के मतलब पास रखना चाहिए, मान लिया। लेकिन कशिश समक्ष ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि सब कुछ आप मतलब एक तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिल्कुल अधिकार ही ना दो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिल्कुल राइट ही ना दो। तो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था? इट वाज सेंटर्ड अराउंड वन पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी सिर्फ यहाँ पर। अब ऐसा भी तो होना नहीं चाहिए ना, कि अगर आप इतना सिस्टम स्टैब्लिश कर रहे हो, इगैलिटेरियन नेचर स्टैब्लिश करना अपनी, अगर आपकी सोसाइटी का मेन मकसद है, तो ये तो नहीं होना चाहिए कि यार आप सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ करो, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाओ। तो देखो हुआ क्या यहाँ पर, कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर अलाउ ही नहीं थी। सोच के देखो, एक पार्टी है पूरे देश के अंदर, तो वोट तो सिर्फ उसी को जाएगा, चाहे कोई वोट करे चाहे ना करे, एक वोट मिले चाहे कुछ मिले। ये तो वही वाली बात हो गई कि कशिश पार्क में गई वॉक करने, और घर आके मम्मी से कह रही है, मम्मी आज मैं रेस में फर्स्ट आई, पार्क में रेस हो रही थी। मम्मी ने पूछा कितने लोग थे? मैं अकेली थी यार फर्स्ट आई में। तो इस टाइम पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं थी, ऑपोजिशन पार्टी अलाउ नहीं थी दूसरी, और इकोनॉमी जो पूरी की पूरी थी, इट वाज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, सिर्फ स्टेट उसको कंट्रोल करती थी। अब ये जितने जहां जहां फुल स्टॉप लगा हुआ है ना कशिश समझ, ये जितने पॉइंट्स हैं, ये जब आप प्रॉब्लम्स लिखोगे ना, बैकग्राउंड लिखोगे पूरा का पूरा, आपको यहां से पूरा का पूरा ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 बनाना है। इसका जो बैकग्राउंड होता है ना, जो कि कॉजेज हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं कहूंगा 15 से 17 पॉइंट्स है। लेकिन एक बात बताऊं, कोई भी आपको मिस नहीं करना है, कोई भी आप मिस नहीं करोगे, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी एक पैराग्राफ हुआ है, अभी आपने जाना कि वहां पर स्थिति क्या थी, सिचुएशन क्या थी, सरकमस्टांस क्या थे, है ना। ये इसको पूरा का पूरा बताओगे तभी तो बात बनेगी ना, तब तो एग्जामिनर जान पाएगा ना कि इसको पता है कि क्या प्रॉब्लम थी। तो यहां पर इस चैप्टर का और थर्ड चैप्टर के आंसर लिखते हुए आपको ना पेन बहुत जल्दी चलाना पड़ता है, क्योंकि आंसर बाय डिफॉल्ट लंबे हो जाते हैं, उसमें कुछ करा ही नहीं जा सकता। आंसर को काटोगे तो नंबर, ये छोटा करने की कोशिश करोगे तो नंबर कम आएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या,
एक बैकग्राउंड तो आप जान गए ना कि रशियन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ क्या, वहां पे इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा आया कि एक ही पार्टी के अंदर सब कुछ कंट्रोल होता था, कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम था। एक ही पार्टी वहां पर आई, ऑपोजिशन पार्टी अलाउ नहीं होती थी, कम्युनिज्म सिस्टम आ गया था, सोशल सिस्टम आ गया था, सब कुछ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस ये स्टेट के द्वारा कंट्रोल करा जाता था। ये चीज यहाँ पर लिख देना, जब भी मैं बार बार स्टेट बोल रहा हूँ ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक होने के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस। देखो हुआ क्या था, यूएसएसआर की आर्मी ने ना, जो बाद में यूएसएसआर बना ना, जो कि दोस्त थे एक तरीके से, आप ऐसा कह सकते हो, रशिया और उसके साथ जो 3-4 कंट्रीज और थी, इन्होंने कुछ ईस्ट यूरोपियन की कंट्रीज को मदद करी थी। उनके ऊपर फासिज्म का कंट्रोल था। जैसे हम लोग आइडियोलॉजीज पढ़ रहे हैं ना, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे क्रूएल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं फासिज्म। जैसे जो बेनिटो मुसोलिनी का रूल था ना इटली के अंदर, याद आया, मैंने बताया था, उसको लटका दिया गया था उल्टा खंबे से, वो फासिस्ट लीडर था एक तरीके से। हिटलर को भी हम लोग फासिस्ट बोलते हैं कभी कभार, लेकिन वैसे उसके लिए राइट वर्ड नाजिज्म यूज होता है। लेकिन कहते हैं कि नाजी उसकी जड़ थी, उसकी रेस थी, वो ही वॉज अ फासिस्ट लीडर। पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, अभी ये सब चीजें जानने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हमें बोर्ड क्लियर करना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना यहाँ पर, ठीक है। तो ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी, इनकी मदद करी थी एक जमाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ना, सोवियत आर्मी ने इनकी मदद करी थी कशिश समक्ष, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की, कि इनको आजाद करवाया था फासिस्ट फोर्सेस से। मतलब इन्होंने मदद मांगी थी कि क्या तुम आर्मी बेचकर हमें आजाद करवा सकते हो, बहुत तंग कर रखा है इन्होंने, हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है, हमें कॉलोनी बना रखा है, ठीक है। रशिया की आर्मी ने मिलकर, और उस टाइम पर रशिया और 3-4 का ग्रुप मिलाकर, जो भी यूएसएसआर की डेफिनेशन के अंतर्गत आते थे, उन्होंने आजाद करवा लिया। अब आप समझ गए कि क्यों ज्वाइन करा इन्होंने यूएसएसआर के कैंप को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने क्यों इंप्रेस थे उससे, एहसान उतारने के लिए, मेन था एहसान, समझ गए। तो जो यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम, यहां पर जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिस्टम था इन कंट्रीज का, इन्होंने सेम का सेम वैसे ही अपना लिया यूएसएसआर के पीछे पीछे। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो आराम से, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कशिश थोड़ा सा एक्टिव होकर सुनना समक्ष आप भी। इन कंट्रीज ने, जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने हेल्प मांगी, सर जी फासिस्ट फोर्सेस ने बहुत तंग कर रखा है, फासिस्ट लीडर्स ने, फासिस्ट कंट्रीज ने, आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो। रशिया ने कहा अरे ये होती क्या, होती कौन है, तुमने हेल्प मांगी है, अभी हमारा आते हैं इसको हराया। अब जब ये आजाद होकर आई, हमने अभी तक हिस्ट्री में पढ़ा है इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो होते हैं वो डायरेक्शनलेस होते हैं। जब वो आजाद हो जाते हैं, जब वो आजाद हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, कैसा सिस्टम अपनाए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, क्या करा जाएगा, नहीं पता। जैसे कशिश, थोड़ी सी बात अगर मैं आपको याद दिलाऊं, लक्ष्मीकांत में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, कि इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद गरीबी बहुत थी, नेहरू जी को ये वाली बात पता थी, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता थी। तो ज़्यादातर वैसे तो हमारी इकोनॉमी मतलब जो थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल हमने फॉलो करा, लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो था, ज़्यादातर ओरिएंटेशन सोशलिज्म के प्रति थी कि नहीं थी। और एक लाइन कहती है लक्ष्मीकांत की, अगर आपको याद हो कशिश, वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम, स्पेशली नेहरू वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, याद आया, क्योंकि ज्यादातर दोस्ती इंडिया की उस टाइम पर रशिया के, यूएसएसआर के साथ थी, ये चीज है। तो क्योंकि देखो, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, इन्होंने आजाद हो गए, एहसान उतारने के लिए इनसे कहा यूएसएसआर, यूएसएसआर आपने हमें आजाद करवाया है, आप गाइड करो हमें अब आजादी के बाद करना क्या है। इन्होंने कहा जैसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करोगे, हमारी पावर तुमने देखी, हमने फासिस्ट फोर्सेस को हरा दिया, तो कुछ तो हमारा सिस्टम में कुछ खास बात होगी, क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो। उन्होंने कहा हाँ मैं भी सीखना चाहता हूँ प्लीज बस। नहीं नहीं, इंडिया की बात नहीं हो रही है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की। फासिस्ट फोर्सेस को हराने के बाद रशिया ने उनकी मदद की, तो उनसे बोला क्या तुम सीखना चाहते हो आज़ादी के बाद, क्या तुम हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो ताकि कल को कोई और कंट्री तुम्हारे ऊपर कब्जा ना करे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, पक्का पक्का सिखा दो प्लीज यार। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को बना दो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे जैसे बन जाओगे। उन्होंने कहा तुमने हमारी हालत देखी थी, कैसे कैपिटलिस्ट फोर्सेस 1970 से पहले हमारे ऊपर रूल करते थे, हमारे जो पुराने लीडर्स थे लेनिन और स्टालिन, उन्होंने कैसे रशियन रेवोल्यूशन लाकर कैसे मॉडल पलटा, और आज हमारी ये औकात है कि आज हम तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं, आज हमने फासिज्म जैसी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को हटाया और तुम्हें आज़ाद भी करवा दिया। उन्होंने कहा सर जी क्या बात है, हमें आपकी बात समझ में आ गई, हम भी
सोशलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को अपना लेंगे। अब आपको ये बात समझ में आई कशिश और समक्ष कि क्यों पूरा का पूरा ईस्ट यूरोपियन नेशन ओरिएंटेड था यूएसएसआर के ब्लॉक के प्रति, क्यों उसने वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन करा, क्यों वो गुलामी करता था यूएसएसआर की और रशिया की। अब समझ में आया पूरी की पूरी कहानी जो कि कोल्ड वॉर से हमने करना शुरू करी थी कि पूरा का पूरा ऐसा क्यों था कि दुनिया ईस्टर्न साइड की यूएसएसआर की तरफ ओरिएंट थी, वेस्टर्न साइड की इसकी तरफ ओरिएंट थी, क्योंकि पास में मदद करी है तुम्हारी, किसी चीज से इंप्रेस हुए हो तुम उसकी, ये चीज है। और फिर उनको एक भरोसा पता क्या था कि कैपिटलिस्ट फोर्सेस तो जीत ही नहीं पाती हैं, ये तो निकम्मी होती हैं। और इनको पता है क्यों भरोसा था यूएसएसआर के कैंप में क्यों रहे, जबकि वहां पर तो 3 ग्रुप थे, नेटो, सीएटो, सेंटो। इनको ये था अबे तुम्हारे जैसे तो रशिया में भी पहले आए थे कैपिटलिस्ट लीडर्स, लेनिन और स्टालिन ने कैसे तुम्हें उखाड़ उखाड़ के फेंका रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में। जीत हमेशा इतिहास के अंदर यूएसएसआर के अंदर कैपिटलिज्म सॉरी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की और सोशलिज्म आइडियोलॉजी की हुई है। कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी तो एड़ियां रगड़ते रगड़ते भगाई गई हैं यहां से, ये इनको विश्वास था, इसलिए ये हमेशा यूएसएसआर के भक्त थे। और इसलिए उन्होंने कहा सर जी अब हम आपके फॉलोअर नहीं बनेंगे, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें अपनी कंट्री में एक ब्लॉक में शामिल कर लो, हमें ग्रुप बना लेते हैं यूएसएसआर के नाम का। तो धीरे धीरे कंट्री जुड़ती चली गई। ईस्ट यूरोपियन कंट्री की पहले 2 कंट्री इंप्रेस, फिर 3 कंट्री इंप्रेस, फिर 4 कंट्री इंप्रेस, फिर 13 कंट्री इंप्रेस, फिर ओवरऑल 14 कंट्री इंप्रेस, और रशिया तो था ही। और ऐसे करके ग्रुप बन गए यूएसएसआर। और ये तो एक ग्रुप था, इसके अलावा भी तो उनके एलीज थे ना बड़े सारे, जो कि यूएसएसआर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते थे, लेकिन वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन कर रखा था, जैसे कि यूगोस्लाविया, और जो हमने देखा था ऊपर वाली कंट्री के अंदर मैप के अंदर, जो हमने कोल्ड वॉर के अंदर डिस्कस करा था। ये है पूरी की पूरी कहानी। तो देखो अब ध्यान से एक चीज और, ये जो ग्रुप था इसको नाम दिया गया। अब आ गई ये कहानी कशिश समक्ष, सामने देखो, सेकंड ब्लॉक, सेकंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। और इन्होंने फिर एक अपना अलायंस बनाया, वॉर्सो पैक्ट, जो कि मिलिट्री अलायंस था, जिसकी वजह से ये लोग एक साथ थे। अब ये वाली बात ना कभी एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखी नहीं रहती है, लेकिन इनका भी एक हिडन मैंडेट यही था कशिश और समक्ष, किसका, वॉर्सो पैक्ट का, अटैक ऑन एनी वन कंट्री वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल ऑफ अस। किसका ऑल ऑफ अस, कौन, यूएसएसआर के 15 ब्लॉक्स और उनके एलीज अगर अटैक करते तो सब पे अटैक माना जाएगा। और इसका पूरा का पूरा जो मतलब वॉर्सो पैक्ट जो था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूएसएसआर को लीड कौन कर रहा था, इसका लीडर कौन था, यूएसएसआर का लीडर कंट्री वाइज, हाँ, रशिया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं अब कि वॉर्सो पैक्ट को हेड कौन कर रहा था, वॉर्सो पैक्ट के अंदर तो बड़े सारे यूएसए था और भी कंट्रीज बहुत सब थी, अब क्या कहोगे, यूएसएसआर। इसलिए यहां पर कशिश की लाइन लिखी हुई है, यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, वॉर्सो पैक्ट की बात हो रही है यहां पर, सोशलिस्ट ब्लॉक की बात हो रही है। वॉर्सो पैक्ट या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक जो मर्जी कह लो, इसको हेड कर रहा था यूएसएसआर। और यूएसएसआर के अंदर अगर हम लोग बात करें, हु वाज अ लीडर विद इन द यूएसएसआर, इसका आंसर था रशिया। मुझे बता दो कोई भी दिक्कत है, आज कुछ चीजें क्लियर हुई दिमाग के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो समक्ष, जो इनके एलीज थे ना, वो वही थे जो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, क्योंकि यूएसएसआर क्यों किसी को शामिल करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ईस्ट यूरोपियन कंट्री अगर इस टाइम पर यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा, इन्होंने अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल मॉडल कर, देखो दीज कंट्रीज मॉडल देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर यूएसएसआर। मॉडल आफ्टर यूएसएसआर की अंग्रेजी का मतलब ये होता है आप आगे चलो मैं आपके पीछे पीछे, ठीक है। माँ का पल्लू पकड़ लिया एक तरीके से, कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस डायरेक्शन में अंधे भक्त बने पड़े हैं। इट इज जस्ट लाइक अ वेब सीरीज आश्रम,